नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल, भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। 4 जून को यानी आज से ठीक 63 दिन बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सियासी मैदान में जेल के बाद अब बेल की चर्चा तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, आपके नेता इसे बजरंग बली की कृपा बताने लगे। आखिर क्या है आपका संकट मोचक मंगलवार, आपको पूरी खबर बताएंगे। आज बात मुख्तार अंसारी की कब्र को लेकर किए गए उस दावे की भी होगी जिसके पीछे एक गहरा चुनावी संदेश छिपा है। क्या वाकई मुख्तार की कब्र में सबूत है? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके साथ ही बात होगी उत्तर प्रदेश की, यूपी में बीजेपी की 1 लाख नुक्कड़ सभाओं वाली उस तैयारी की जिसे अखिलेश के लिए चुनावी मौसम में चक्रवाती चक्रव्यूह बताया जा रहा है। सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की, जिन्हें 181 दिन के बाद शराब घोटाले में जमानत मिल गई है। यह जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। संजय सिंह को जमानत मिलते ही आम आदमी पार्टी के भीतर एक नई उम्मीद जग गई है। आतिशी से लेकर सुनीता केजरीवाल तक को लगने लगा है कि अब शराब घोटाले की जांच में फंसे आम आदमी पार्टी के बाकी नेता भी जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की राह भी आसान हो गई है? आज मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए और जानिए आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर आखिरकार क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के लिए राहत की खबर आई तो घर के बाहर जश्न का माहौल बन गया। शराब घोटाले में संजय सिंह को ईडी ने पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और 181 दिन बाद उन्हें सर्वोच्च अदालत से जमानत मिल गई। खास बात तो ये भी रही कि ईडी ने इस बार उनकी जमानत का विरोध तक नहीं किया और इसी को रिकॉर्ड पर लेते हुए कोर्ट ने जमानत का आदेश दे दिया। जमानत पर बहस से पहले ही ईडी ने संजय सिंह को रियायत दे दी, जिसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने संजय सिंह को राहत दी। हालांकि ईडी ने मांग की कि संजय सिंह को मीडिया में इस केस से जुड़ी जानकारी पर बात करने से रोका जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करेंगी। पहले लंच के पहले कोर्ट ने ये कहा कि भाई जैसा आर्गुमेंट चला है उस आधार पे संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ईडी आई, ईडी ने कहा कि जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और इनको बेल दे दी जाए। कोर्ट में संजय सिंह की तरफ से दलील पेश करने वाले वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आरोपी से सरकारी गवाह बन गए दिनेश अरोड़ा ने शुरू में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था, जबकि बाद में 1 करोड़ रुपए संजय सिंह के करीबी को दिए जाने की बात कही, लेकिन इससे जुड़ा कोई सबूत जांच में अभी तक नहीं मिला है। संजय सिंह को राहत मिलते ही आम आदमी पार्टी बजरंग बली का नाम लेने लगी। भगवान जी हमारे साथ हैं, बजरंग बली हमारे साथ है, सच की जीत हुई है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि ये पूरा का पूरा केस फर्जी है और भाजपा के दफ्तर में लिखा गया है। करीब 500 रेड के बाद भी एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ये कैसे मान लिया जाए कि एक गवाह ने 11 बयान दिए, उसमें से 10 आप कूड़े के कचरे के डब्बे में डाल दोगे और एक बयान आप जो उन्होंने संजय सिंह के खिलाफ दिया उसको आप दे दोगे कोर्ट में, बाकी 10 बयान आपने रिकॉर्ड पे क्यों नहीं डाले हैं? इसका जवाब कुछ केंद्र सरकार के पास नहीं था। संजय सिंह को शराब घोटाले में ऐसे वक्त में जमानत मिली है जब आम आदमी पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप तिहाड़ में बंद है। आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि संजय सिंह की जमानत के बाद मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की जमानत के रास्ते भी आसान हो जाएंगे। राजनीतिक साधन जो उसने बना रखा है ईडी को, एक्सपोज हो गया देश में। संजय सिंह आएंगे, अब इसी प्रकार से केजरीवाल जी भी आएंगे, मनीष जी भी आएंगे, जैन साहब भी आएंगे, क्योंकि बहुत हो गया अन्याय। बजरंग बली जी का जो गदा है आज चल चुका भाजपा के ऊपर। जब भी लोकतंत्र पे खतरा आया है सुप्रीम कोर्ट सामने आया है। आज भी चुनाव की घोषणा के बाद जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया जाता है तो ये लोकतंत्र पर एक हमला है और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस लोकतंत्र पर हो रहे हमले को रोकने के लिए सामने आए। संजय सिंह की जमानत होने के बाद अब नजरें मनीष सिसोदिया पर टिकी हैं। 6 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। संजय सिंह के परिवार को भरोसा है
कि आम आदमी पार्टी के बाकी बड़े नेता भी जल्द बाहर आएंगे। देखिए, बहुत लंबी लड़ाई है, क्योंकि अभी हमारे तीनों भाई, बड़े भाई जो है अरविंद जी, मनीष जी, सत्येंद्र जी, जब तक वो बाहर नहीं आते हैं ये हमारी खुशियां अभी अधूरी हैं। पूरी उम्मीद है न्यायपालिका पे कि जैसे संजय जी को आज राहत दिया वैसे वो हमारे तीनों भाइयों को राहत देंगे, तो वो जश्न, वो खुशी हम लोग फिर मनाएंगे। इतनी खुशी हुई कि हम क्या कहें कि मालिक की कितनी कृपा है, कितनी बड़ी कृपा है हमारे भगवान की। एक निर्दोष बेटे को बेल मिली है। संजय सिंह तो सिर्फ 6 महीने से ही जेल में थे, लेकिन मनीष सिसोदिया 1.5 साल से शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। पिछले साल 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि ये भी कहा था कि अगर 6 महीने में मुकदमा खत्म नहीं होता या फिर मुकदमे की रफ्तार धीमी होती है तो जमानत का आवेदन दोबारा किया जा सकता है। ऐसे में सिसोदिया भी नए सिरे से जमानत की कोशिश कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को, सत्येंद्र जैन जी को, मनीष सिसोदिया जी को क्यों जमानत नहीं मिली? अगर वो शराब घोटाले में नहीं थे तो उनको अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को क्यों नहीं सुना, जबकि उसी सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह जी को जमानत दे दी? तो बड़ा स्पष्ट है, इन लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। बीजेपी भले कुछ भी कहे, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए संजय सिंह को जमानत मिलना बहुत बड़ी बात है। पिछले दिनों इंडिया गठबंधन ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की थी, जिसमें गठबंधन के कई दल शामिल हुए थे। अब ये दल एक बार फिर संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। अगर उस एविडेंस पे संजय सिंह की जमानत हुई तो वही एविडेंस तो अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया जी के खिलाफ भी। हमें तत्काल हाई कोर्ट को इस पर जमानत दे देनी चाहिए। तो ये कदम भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना, इससे भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, बदनामी हो रही है। नॉन भाजपा जो पार्टीज है, ऑपोजिशन है, उनका ऊपर ये भाजपा को एजेंसी वाला जो कॉन्स्पिरेसी, जो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स चल रहा है, उसका ही पार्ट है ये अरेस्ट। संजय सिंह अभी जेल में नहीं है, बल्कि दिल्ली के ही एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा। अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत का ऑर्डर पहले राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगा, वहां बेल की कंडीशन तय होगी और फिर जमानत का बेल बॉन्ड भरने के बाद कोर्ट से रिलीज ऑर्डर तिहाड़ भेजा जाएगा। शराब घोटाले में संजय सिंह को तो जमानत मिल गई। सवाल है कि इसी मामले में बंद आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं का क्या होगा? आम आदमी पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि संजय सिंह को मिली जमानत आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं के लिए भी रिहाई का रास्ता आसान बना देगा। सवाल यह है कि इस दावे में कितना दम है। देखिए, जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि संजय सिंह को मिली छूट को नजीर की तरह नहीं देखा जा सकता। यानी दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार दूसरे आरोपियों के लिए संजय सिंह की जमानत को आधार नहीं बनाया जा सकता। इससे आम आदमी पार्टी को थोड़ी मायूसी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि संजय सिंह की राजनीतिक गतिविधियों पर कोई रोक नहीं है, लिहाजा वो चुनाव प्रचार को लीड कर सकते हैं। जिस वक्त आम आदमी पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप सलाखों के पीछे है, तब संजय सिंह की रिहाई उसके लिए बड़ी राहत की बात भी है। आम आदमी पार्टी संजय सिंह की जमानत को मॉरल विक्ट्री के तौर पर पेश कर सकती है, क्योंकि परसेप्शन की लड़ाई में आम आदमी पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ रही। आज भी दिल्ली के दो मंत्रियों ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने बीजेपी पर तीखे प्रहार किए। दोनों ने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश का इल्जाम लगा दिया। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट पर देखिए। आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले, वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। 4 और लोगों का नंबर लगाया गया है। उसमें पहला नंबर मेरा है, दूसरा नंबर आतिशी जी का है, तीसरा नंबर राघव चड्ढा का है, चौथा नंबर दुर्गेश पाठक का है। पार्टी एक, इल्जाम एक, सवाल
कि अब ईडी के रडार पर दिल्ली का कौन कौन सा मंत्री है। जवाब में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम चर्चा में है। इसलिए जब आतिशी और सौरभ भारद्वाज की तरफ से सफाई देने की बारी आई तो सभी की निगाहें दोनों नेताओं पर जाकर टिक गई। सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने अपनी बात कहने के लिए जगह एक चुनी, लेकिन वक्त अलग अलग रखा। बीजेपी पर हमले की शुरुआत आतिशी ने की। ईडी की गिरफ्तारी का डर दिखाकर बीजेपी पर धमकाने के आरोप लगाए। मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विवाद भ्रष्टाचार का था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने खुलासा बताकर बीजेपी पर पार्टी को तोड़ने के ही आरोप लगा डाले। दिल्ली के जल मंत्री की बातें केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से सुलग रही दिल्ली की राजनीति पर विवाद का पेट्रोल बनकर गिरी और सियासत के नए शोले भड़कने लगे। बीजेपी ने काउंटर अटैक में जरा भी देर नहीं लगाई। अल्टीमेटम दे डाला कि आरोप साबित करो वरना लीगल एक्शन होगा। अगर आप भारतीय जनता पार्टी पर दोष लगा करके भागना चाहती हैं, आतिशी मार लेना जी, आज शाम तक का समय देते हैं। या तो तुरंत माफी मांगिए, नहीं तो वो नंबर, वो फोन नंबर, वो व्यक्ति, ये सब डिटेल दीजिए, नहीं तो आप अपने खिलाफ एक जुडिशियल एक्शन के लिए तैयार। आपने आरोप लगाए, बीजेपी ने चुनौती दे डाली। उधर केजरीवाल के घर से नई तस्वीर आई। सीएम तिहाड़ में है। जेल में उनसे मिलकर पत्नी सुनीता केजरीवाल हर जरूरी बात पहुंचाती हैं। अब पार्टी कह रही है कि विधायक केजरीवाल के नाम संदेशा पहुंचाना चाहते थे, इसलिए अपने मन की बात सुनीता केजरीवाल को बताने सीएम के घर आए थे। तो आज आम आदमी पार्टी के सभी विधायक सुनीता केजरीवाल जी से मिलने मुख्यमंत्री आवास पे आए थे, क्योंकि भाभी ही मुख्यमंत्री जी से अब तिहाड़ जेल में मिल पाएंगी, उनसे उनकी बातचीत हो पाएगी। पार्टी की तरफ से वो ही संदेश ले जा सकती हैं मुख्यमंत्री जी के पास और मुख्यमंत्री जी का संदेश ला सकती हैं। सौरभ भारद्वाज ने सुनीता केजरीवाल का जिक्र भर किया और बीजेपी को फिर बड़ा मुद्दा मिल गया। पहले जो बाकियों को परिवारवादी पार्टी कहते थे, पर अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया कि पत्नी राजनीति में भी नहीं थी, लेकिन राबड़ी देवी की तरह सुनीता जी अब राजनीति में आने की इच्छुक लगती है। मैंने बहुत दिन पहले कहा था राबड़ी 2.0 यानी कि श्रीमती केजरीवाल है। सुनीता केजरीवाल को पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रही, यही अरविंद केजरीवाल का कष्ट है कि 7 दिन पहले भी कोर्ट में गए थे कल से, तब उनको आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज का नाम नहीं लेना था, क्योंकि उस समय बातचीत चल रही थी कि देखो मैं थोड़ा दिन नाटक करूंगा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, जेल से सरकार चलाऊंगा, ऐसा क्योस पैदा करूंगा और उसके बाद जो है तुम लोग कहना कोई नहीं तो सुनीता जी को ही सही। पार्टी ने शायद इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी कहती है कि वो राजनीति का धर्म युद्ध लड़ रही है, लेकिन मुश्किल यह है कि इस सियासी महाभारत में अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर से अर्जुन का किरदार भी निभा रहे और श्री कृष्ण की भूमिका भी अपनी ही मुट्ठी में दबाए बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी उसकी कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये शुरू हुई है। ये सुनने में भले ही फिल्मी डायलॉग की तरह लगे, लेकिन मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी यही बात लगातार दोहरा रहे हैं। अफजाल का दावा है कि मुख्तार के शव को पूरी एहतियात के साथ कब्र में दफन किया गया है और 20 साल बाद भी अगर एक भी बाल और नाखून सलामत रहा तो जहर देने की कथित साजिश का खुलासा हो जाएगा। मुख्तार अंसारी को भले ही कब्र में दफन कर दिया गया हो, भले ही जनाजे के साथ पहुंचे लोगों ने कब्र पर कब की मिट्टी डाल दी हो, लेकिन मुख्तार की मौत को साजिश बताने वाले उसके परिजन अब कब्र के भीतर मौजूद मुख्तार की बॉडी को सबसे महफूज सबूत बता रहे हैं। अगर जहर से डेथ होती है तो मुख्तार अंसारी की बॉडी दफन की गई है मिट्टी में और इस एहतियात के साथ दफन किया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी जांच में आगे भविष्य में कभी
तो 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद भी उनकी बॉडी का उस स्थिति में भी परीक्षण किया जा सकता है। एक बाल और एक नाखून भी सलामत मिलेगा, तो उससे भी अगर पॉइजन से डेथ हुई होगी तो वो साबित हो जाएगा, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी उस लेवल की मिल चुकी है वर्ल्ड में। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी बार बार दोहरा रहे कि मुख्तार की मौत और उसके दफन होने के बाद भी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी कथित साजिश की जांच होनी बाकी है। दावा है कि आज नहीं हुई तो जांच सालों बाद भी मुमकिन है, 1-2 नहीं पूरे 20 बरस बाद भी, क्योंकि मुख्तार अंसारी को कब्र में बेहद एहतियात के साथ दफन किया गया है। अब सवाल है कि मुख्तार अंसारी के शव को दफन करते वक्त जिस तरह की एहतियात बरतने की बात अफजाल अंसारी बार बार दोहरा रहे हैं, वो क्या थी? क्या ये एहतियात परिवार की तरफ से बरती गई थी? अफजाल अंसारी बार बार बाल और नाखून का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या इसे सालों सुरक्षित रखने के लिए परिवार ने कब्र में कोई खास उपाय किए थे? हालांकि अफजाल अंसारी ने इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि कहानी तो अभी शुरू हुई है। जिन लोगों ने ये समझ लिया है कि मुख्तार अंसारी की कहानी डेड एंड हो गई, ऐसा नहीं है, कहानी तो अब शुरू होगी। वो समझते थे कि हमने मुख्तार अंसारी को मिटा दिया। किसी की औकात की पहचान उसकी अंतिम ही यात्रा होती है। मौसम चुनावी है, माहौल सियासी है, ऐसे में मुख्तार अंसारी के मुर्दा जिस्म के साथ उसकी कब्र में जिंदा सबूत के सुरक्षित होने की बात को हवा देने के कई मतलब निकलते हैं। मुख्तार के मायूस समर्थकों के लिए ये अफजाल अंसारी का सीधा संदेश है कि भले ही सालों लग जाएं, लेकिन अपना दौर एक बार फिर वापस लौटेगा। और आज नहीं तो तब कथित साजिश वाली थ्योरी का सच भी सामने आकर रहेगा, यानी इन आरोपों की उम्र भी काफी लंबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 80 में से 80 सीटें जीतने वाली रणनीति का ब्लूप्रिंट सामने आ गया है। इसे पहली नजर में देखकर कोई भी चौंक सकता है। बीजेपी इस चुनाव में यूपी में 1 लाख नुक्कड़ सभाएं करने की तैयारी में है। इसके जरिए वो हर गांव, हर शहर और हर चौराहे पर इंडिया गठबंधन को घेरेगी। पार्टी का मकसद अखिलेश यादव के खिलाफ चक्रवाती चक्रव्यूह तैयार करने का है, जिससे विरोधी गठबंधन का सफाया हो जाए। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सिर्फ 2 लक्ष्य हैं। पहला, दिल्ली की सत्ता पर जीत की हैट्रिक लगाई जाए और दूसरा, एनडीए के खाते में 400 से ज्यादा सीटें पहुंचाई जाए। और ये लक्ष्य तभी सफल होगा जब यूपी की 80 में से अधिकतर सीटों पर कमल खिलेगा। पीएम मोदी ने मेरठ की रैली से यूपी में चुनावी शंखनाद किया। तो अब 3 अप्रैल को अमित शाह मुजफ्फरनगर से हुंकार भरेंगे। इसके अलावा पर्दे के पीछे बीजेपी एक बड़ी तैयारी कर रही है। इस तैयारी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा नुक्कड़ सभाओं का प्लान है। ये नुक्कड़ सभाएं विधायक, क्षेत्रीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और मेयर पार्षद समेत नगर पंचायत अध्यक्ष और सदस्य करेंगे। नुक्कड़ सभाओं के लिए 22,000 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई है। सभी को ये बताया गया है कि जनता के बीच जाकर क्या बोलना है और क्या बताना है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है, भटका हुआ है। उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। प्रचार की बात दूर रही, उनके पास कैंडिडेट भी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 80 में 80 सीटें जीतने जा रही है। न सिर्फ जमीन पर बल्कि वोटर के मोबाइल तक बीजेपी अपनी पहुंच बनाने की तैयारी कर रही है। अब बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी प्लान के दूसरे हिस्से को समझिए। सिर्फ यूपी के लिए बीजेपी ने 8 लाख व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव किए हैं। इसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए व्हाट्सएप से करार करके सिस्टम डेवलप किया गया है। एक क्षेत्र में
कितने ग्रुप हैं, कितने एडमिन, इन सब की क्षेत्रवार मॉनिटरिंग की जाएगी। इस व्हाट्सएप ग्रुप में पीएम मोदी की रैलियों के भाषण, सरकारी योजनाओं के फायदे डाले जाएंगे। इसकी मॉनिटरिंग के लिए हर 3 लोकसभा सीट पर एक कॉल सेंटर बनाया गया है। मेरठ सहित उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतेंगे और देश में 400 पार करेंगे। इसको लेकर कोई संशय नहीं है। संशय है तो विपक्षियों के मन में है, इंडी गठबंधन के मन में है, जो 2019 में भाजपा को यहाँ विजय प्राप्त करने से नहीं रोक पाए जब सारे विरोधी एकजुट थे, तो 2024 तो भाजपा का बन चुका है। यानी जमीन पर 1 लाख नुक्कड़ सभाएं और सोशल मीडिया पर 8 लाख व्हाट्सएप ग्रुप। ये बताता है कि यूपी की 80 सीटों के लिए बीजेपी की तैयारी कितनी बड़ी है। और बीजेपी की टक्कर उस इंडिया गठबंधन से है जिसने चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद अब तक कोई भी बड़ी चुनावी रैली नहीं की। यूपी में गठबंधन की अगुवाई करने वाले अखिलेश यादव अभी तक यही नहीं तय कर पाए कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। सूत्र बताते हैं कि कन्नौज से अखिलेश यादव तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। जिस आजमगढ़ से उन्होंने पिछला चुनाव जीता था, वहां से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया जा चुका है। अखिलेश यादव के सामने चुनौती ये है कि वो बीजेपी के विजय रथ को रोके। विधानसभा चुनाव में उन्होंने कई जगहों पर जीत दर्ज की और कई सीटों पर कांटे की टक्कर दी, लेकिन सवाल है क्या वैसी स्थिति लोकसभा चुनाव में भी रहेगी। अखिलेश यादव आज कन्नौज में थे और दावा किया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे। इस बार रिकॉर्ड मतों से कन्नौज में जीत होने जा रही है। दावा तो हर कोई करता है, सबको करना भी चाहिए, लेकिन सवाल है ये होगा कैसे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के भीतर कई सीटों पर कंफ्यूजन की स्थिति दिखाई देती है। समाजवादी पार्टी के भीतर कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है, अब मैं आपको यह बताता हूं। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी तक प्रत्याशियों को लेकर ही उलझी हुई है। कई सीटें तो ऐसी हैं जहां 2-2 बार प्रत्याशी बदलने पड़ गए। गौतम बुद्ध नगर में पहले महेंद्र नागर को प्रत्याशी बनाया गया, कुछ दिन बाद महेंद्र नागर का टिकट काटकर राहुल अवाना को प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन एक बार फिर महेंद्र नागर को ही प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह मिश्रिक, उत्तर प्रदेश की मिश्रिक सीट पर 2 बार प्रत्याशी बदले गए। पहले पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी को टिकट दिया गया, बाद में उनके बेटे मनोज राजवंशी को उतारा और अब मनोज राजवंशी की पत्नी संगीता राजवंशी को टिकट दे दिया गया है। मेरठ में पहले भानु प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन अब सरधना से विधायक अतुल प्रधान को सांसदी का टिकट दे दिया गया है। मुरादाबाद में पहले मौजूदा सांसद एसटी हसन को टिकट दिया गया, लेकिन आजम खान के दखल के बाद रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाना पड़ा। रामपुर में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले आसिम राजा और मौलाना नदवी दोनों ने ही नामांकन भर दिया, हालांकि आसिम राजा का नामांकन निरस्त हो गया। बिजनौर में भी पहले यशवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन बाद में विधायक राम अवतार सैनी के बेटे दीपक सैनी को टिकट दे दिया गया। बदायूं में पहले धर्मेंद्र यादव के नाम पर मुहर लगी थी, बाद में शिवपाल यादव का नाम आगे किया गया और चर्चा तो यह भी है कि शिवपाल यादव लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। संभल में मौजूदा सांसद शफीकुर रहमान बर्क को टिकट दिया गया था, उनके निधन के बाद उनके सियासी उत्तराधिकारी जियाउर रहमान बर्क को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन सीट बंटवारे में भी दिखाई दे रहा है। वाराणसी से सपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया था, लेकिन बाद में यह सीट कांग्रेस को देनी पड़ी, जहां से अजय राय प्रत्याशी बनाए गए हैं। समाजवादी पार्टी की यह कहानी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन वहां भी भारी कंफ्यूजन है। पार्टी ने खजुराहो सीट से पहले मनोज यादव को टिकट दिया, लेकिन अब मीरा यादव को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। दक्षिण के दुर्ग पर कब्जे की जंग में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बेंगलुरु में कार्यकर्ताओं को पहले जोश का बूस्टर डोज दिया, फिर रामनगर में लंबा रोड शो किया। इस कर्नाटक दौरे की सबसे ज्यादा चर्चा डैमेज कंट्रोल को लेकर रही। राज्य बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम केएस ईश्वरप्पा को नाराज बताया जा रहा था। इनसे अमित शाह ने खुद फोन पर बात की। अब वो 3 अप्रैल को अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस का गठबंधन सभी
28 की 28 सीटें जीतकर कांग्रेस का अकाउंट नहीं। भारत माता की। दक्षिण के दुर्ग में सियासी विरोधियों पर यह अमित शाह का हल्ला बोल है। 28 लोकसभा सीटों वाले कर्नाटक में बीजेपी ने जेडीएस के साथ मिलकर जबरदस्त किलेबंदी की है। बीजेपी की रणनीति हर सीट पर विजय का बिगुल बजाने की है। मुझे बताओ भाई, आप लोग सभी 28 की 28 सीटों के लिए तैयार हो क्या? अरे ऐसे नहीं बोलते, जोर से बोलो, तैयार हो क्या? बेंगलुरु शहर की सभी सीटें प्रचंड बहुमत से भाजपा जीतेगी क्या? शाह बीजेपी और जेडीएस नेताओं की कोर मीटिंग में भी शामिल हुए। अमित शाह ने उस वक्त कर्नाटक का दौरा किया है जब राज्य में बीजेपी के भीतर टिकट बंटवारे पर अंदरूनी विवाद की खबरें सुर्खियों में। सबसे ज्यादा चर्चा में पूर्व डिप्टी सीएम के.एस. ईश्वरप्पा है। ईश्वरप्पा पूर्व सीएम बी.एस. येदियुरप्पा से बेहद नाराज है। ईश्वरप्पा अपने बेटे के.ई. कांतेश के लिए हावेरी सीट से टिकट चाहते थे, लेकिन टिकट मिला नहीं। इससे नाराज होकर उन्होंने सारा ठीकरा येदियुरप्पा पर फोड़ दिया। आरोप है कि खुद येदियुरप्पा परिवारवादी राजनीति कर रहे, लेकिन दूसरों का टिकट कटवाते हैं। नाराज ईश्वरप्पा ने सबक सिखाने के लिए येदियुरप्पा के बेटे बी.वाई. विजेंद्र के खिलाफ शिवमोगा लोकसभा सीट से खुद निर्दलीय मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। अब उन्हें मनाने खुद अमित शाह आगे आए हैं। अमित शाह ने के.एस. येदियुरप्पा को खुद फोन किया और उन्हें बातचीत के लिए बुधवार को दिल्ली बुलाया। इस पर येदियुरप्पा ने हामी भरी है, लेकिन चुनौतियां कहीं ज्यादा बड़ी हैं। येदियुरप्पा से पूर्व केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा भी नाराज बताए जाते हैं। यही नहीं, चिकबल्लापुर से लेकर तुमकुर और बीदर तक में बीजेपी के भीतर के मतभेद खुलकर सतह पर आ रहे हैं।